हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग हिंदी से, जो कि यह हिंदी सीटेट के लिए नहीं, केबीएस के लिए, केबीएस पीआरटी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। तो यह केबीएस पीआरटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी का आप सभी के बीच में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और इस चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यह पीआरटी के लिए बहुत हम क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आविर्भाव का विपरीतार्थ शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? में से कौन सा है? तो आपको बताना है। अंतर्ध्यान है, सुप्त है, तिरोभाव है, समभाव है। तो कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा आविर्भाव का विपरीतार्थ शब्द होता है तिरोभाव। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। लेकिन इसमें हमारा और अंतर्ध्यान, सुप्त और समभाव, यह तीनों क्या है? यह समान समान शब्द नहीं है। ठीक है, समान शब्द नहीं है, यह तीनों अलग अलग है। तो ऑप्शन इसमें हमारा तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विपरीतार्थ शब्द हमारा तिरोभाव होगा। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची नहीं है, आप उसको बताना नहीं है। अति सौरभ, सहकार, अंबु और रसाल। तो कौन सा नहीं है आपको यह बताना है। तो देखिए, यह कौन सा नहीं है? आम का पर्यायवाची नहीं है। तो यह कौन सा है? यह अंबु जो है, यह आम का पर्यायवाची नहीं है। और अति सौरभ, सहकार, रसाल, यह क्या है? आम के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक ना। और अंबु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह अंबु किसका है? तो यह जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हमसे नहीं पूछा है तो नहीं हम बताएं। ठीक। जिसका जन्म छोटी जाति, निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अनंतजय, अछूत। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। जो निचले वर्ण में हुआ हो तो अनंतजय उसे कहा जाता है। और अंडज जो अंडजय जो होता है, यह किससे होते हैं? तो यह जो अंडे देने वाले जीव होते हैं, उनसे यह जीव पैदा होते हैं। ठीक ना। तो यह जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उससे पैदा होते हैं, तो उसे अंडजय कहा जाता है। और जो छूने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहता है? अछूत कहा जाता है। ठीक ना। तो अछूत कहा जाता है। और शूद्र, शूद्र कौन होते हैं? तो शूद्र एक, ये भी एक वर्ण है। ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है? इसमें सही होगा हमारा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि कहा जाता है, समास कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो किसे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे संधि कहा जाता है। ठीक ना। आप लोग जानते होंगे, दो जो समीपवर्ती वर्ण होते हैं उनके मेल जो होते हैं तो उससे क्या होता है, क्या बनता है? तो इसे संधि बनती है। जैसे देव, धन, आलय, देव, धन, आलय, इससे क्या होगा? देवालय। क्या बनेगा? देवालय, देवालय। तो यह क्या होगा? हमारी संधि होगी। ठीक ना। तो यह क्या होगा? संधि होगी। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही है, ये सही है। दो वर्णों के मेल से बनने वाले विकार को संधि कहा जाता है। आगे चलते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची या अंतिम पद संज्ञा हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व कहा जाता है, तत्पुरुष कहा जाता है, द्विगु कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको बताना है।
तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए, जो संख्यावाची प्रथम पद होता है, जो प्रथम पद होता है संख्यावाची, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम द्विगु कहा जाता है, ठीक ना, उसे द्विगु कहा जाता है। जो कि यह पहला पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। जैसे जैसे दोपहर, दोपहर, दोपहर का मतलब दो पहरों का समूह, ठीक। और चौराहा, चौराहा, चौराहा का मतलब चार राहों का समूह, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, आपको बताना है। तो देखिए, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो उसको क्या ऑप्शन होगा हमारा इसमें, उसमें भ्रम को दूर कर दिया, ठीक ना, भ्रम को दूर कर दिया, ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग होगा। विधुर का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, विधुराइन, विधुरी, विधवा, विधुरनी। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, आपको बताना है। तो विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा, जिसका पति मर जाता है, ठीक ना, और जिसका औरत मर जाती है, ठीक ना, तो उसे विधुर कहा जाता है। जिस आदमी की औरत मर जाती है उसे विधुर कहा जाता है, और जिस औरत का आदमी मर जाता है उसे विधवा कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे बस एक पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक, बच्चे बस से, यहाँ पे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ण, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान, संप्रदान, संप्रदान। तो कौन सा कारक है आपको बताना है, तो आप लोग बताइए। तो देखिए, इसमें कौन सा, बच्चे बस से इस पाठशाला जाते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, जिसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। जिसमें देखिए, कर्ण कारक जो होता है, इसमें से का प्रयोग होता है, जो कि साधन के रूप में किया जाता है। और आपादान में क्या होता है, आपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन यह अलगाव के लिए किया जाता है, अलगाव, अलगाव के लिए किया जाता है, ठीक ना। और यह कर्ण कार्य में साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो यह कर्ण कारक तृतीया विभक्ति का है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो जो इसमें यह रेखांकित शब्द है, इसकी वर्तनी शुद्ध करना है। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। जो कि देखिए, यहाँ पे अध्ययन कैसे लिखा है, यहाँ पे अध्ययन कैसे लिखा जाता है, तो अध्ययन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। तो देखिए, इसमें क्या बनेगा शब्द, इसमें बनेगा शब्द मुझे, मुझे आज, मुझे आज खाने, मुझे आज खाने का मन नहीं है, ठीक ना। इसमें ये बनेगा हमारा वाक्य, इसमें हमारा ये वाक्य बनेगा, मुझे आज खाने का मन नहीं है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है, अवृत्तमुखी।
तो देखिए जो इसमें क्या होता है, ओठों की आकृति के अनुसार जो बांटा गया है, इसमें दो प्रकार से बांटा गया है स्वर, अवृत्त अवृत्त अवृत्तमुखी अवृत्तमुखी अवृत्तमुखी, ठीक ना, वृत्तमुखी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अवृत्त जिसमें वृत्त मुंह का नहीं बनता हो और जिसमें वृत्त मुंह को बोलने में बनता हो, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो देखिए अवृत्त में जो आते हैं वर्ण, अवृत्त में कौन कौन वर्ण आते हैं, इसमें अ आता है, आ आता है, ई आता है, ई आता है, ए आय आता है, ठीक ना। तो यह जो वर्ण आते हैं यह अवृत्तमुखी में आते हैं। और वृत्तमुखी में कौन सा वर्ण आएगा, तो इसमें उ उ ओ औ आ ये हमारे वृत्तमुखी में आएंगे। जिसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें हमारा जो इसमें ऑप्शन दिया है, हमें पूछा है अवृत्तमुखी, तो इसमें अवृत्तमुखी हमारा ऑप्शन इसमें हमारा ई सही होगा। और ये सब जो वर्ण है यह वृत्तमुखी है, ठीक ना, यह वृत्तमुखी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, यह वृत्तमुखी वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने हैं, आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए आपको पता है सर्वनाम कितने होते हैं, आपको पता है सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम की संख्या 6 होती है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक ना। इसमें वाक्य सर्वनाम इसमें यही होगा, ठीक ना, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, घास है, आय है, व्यय है, नहर है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ये जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक ना, यह पुल्लिंग शब्द है। और यह तीनों जो शब्द हैं यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना। यह कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। जो घास, आय, नहर यह स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित न होता हो वे डैश डैश शब्द कहलाते हैं। तो देखिए संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और वह परिवर्तित न हो, वह क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो संस्कृत भाषा का शब्द होता है, जो संस्कृत भाषा का शब्द होता है, अगर उसे हम परिवर्तित करते हैं हिंदी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं, तद्भव, उसे हम तद्भव कहते हैं। अगर हिंदी भाषा का जो शब्द है उसको हम हिंदी में ज्यों कहते हैं प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है, ठीक ना, वह क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अमृत, अमृत का विलोम बताना है। अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है, औषधि होता है, मृत होता है, पीयूष होता है। तो अमृत का विलोम क्या होता है आपको बताना है। तो अमृत का विलोम, तो आप जानते हैं अमृत का विलोम पीयूष विष होता है, और जो पीयूष है यह अमृत का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक ना, यह क्या है, पर्यायवाची है, ठीक ना, पर्यायवाची शब्द है। यह पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है और इसका विलोम शब्द विष होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अनाज का पर्यायवाची शब्द, अनाज का पर्यायवाची शब्द, चाह, शस्य, सलित, रूपा, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसमें देखिए जो सलिल होता है, सलिल का हम पर्यायवाची शब्द बता देते हैं। सलिल होता है जल, पानी,
नीर और अम्बु और तोय। यह सलिल जो होता है यह पानी का पर्यायवाची शब्द है। और उदक यह किसका, सलिल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक। और अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। शस्य जो है यह अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक ना। और इसमें ऑप्शन, और चा जो है आप देख पा रहे होंगे, चा का क्या होता है, चा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इच्छा होगा, अभिलाषा होगा, अभिलाषा होगा और वांछा होगा। ठीक ना। और क्या होगा, कामना होगा, कामना। यह होगा चा का पर्यायवाची शब्द। लेकिन हमारा ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास और व्यतिरेक। तो कौन सा अलंकार आपको है यह बताना है। ठीक ना। तो देखिए, जो जिस अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो जो जिस वाक्य में जिस समान वर्णों की दो से ज्यादा अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक ना। जिसमें दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जिसमें देखिए हमारा स की 3 बार आवृत्ति होती है, जिसमें हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद यह किसका उदाहरण है, तो यह दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक ना। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, श्रद्धा धन आनंद। श्रद्धा धन आनंद, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। दीर्घ स्वर में क्या आता है, अ आता है, आ आता है और ई आता है, बड़ी ये आता है, ऊ ई और री के बाद समान जो स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ आने वाले दोनों को मिलाकर क्या बनता है, दीर्घ बनता है। तो यह हमारा ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। क्या होगा, अंधे का रास्ता रोकना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो देखिए, अंधे को दीपक दिखाना, इसका मतलब है ना समझ जो है उसको हम उपदेश देना। ठीक ना। उसको हम उपदेश देते हैं जो कि वह ना समझ है। ठीक ना, को उपदेश देना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अध्यापन करना बेहतर है क्योंकि वह आपको बताना है। बताइए। बालकों में आत्मविश्वास पैदा होता है, अधिगम को सहज बनाता है, बौद्धिक विकास के लिए सहायक है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को पढ़ने में सहायक होता है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होते हैं वह अध्यापन करने के लिए बेहतर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को पढ़ने में सहायता मिलती है। ठीक ना। तो इसमें सहायता मिलती है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, जिसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, जो कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को पढ़ने में सहायता मिलती है और वह मातृभाषा में पढ़ भी सकते हैं। ठीक। और भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन केबीएस पीआरटी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।